Hello everyone, how are you? Welcome back in Learn English with Neeru ma'am. Let's enjoy our today's class. स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा और अभी तक अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू। This is class 12th RBSC and book Rainbow chapter 4. This is part 2 of this chapter. We have already learned this chapter's part 1 in our previous class, and you can see my lessons on my channel. And now part 2 we are start from here. लेखिका इससे पहले थोड़ा सा बता दूं पार्ट 1 में क्या आया था। जो लेखिका हैं वो रैग पिकर्स से मिलती हैं और उनकी लाइफ के बारे में हमें बताती हैं कि वो बच्चे कैसे रहते हैं। और इस सेकंड पार्ट में वो बताने वाली हैं हमें कि उनकी फैमिली कैसी है, उनका जो घर है, रहन सहन है, वो सब कैसा है। Then now we are start. मुकेश फैमिली इज अमंग देम। अमंग देम मतलब बैंगल्स बनाने वाले, बेचने वाले जो फिरोजाबाद के लोग थे, उनमें से ही एक थी मुकेश की फैमिली। None of them knows that it is illegal for children like him to work in the glass furnaces with high temperatures in dingy cells without air and light, that the law, if enforced, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, often losing the brightness of their eyes. देखो मुकेश की फैमिली भी उनमें से ही एक थी जो बैंगल्स बनाने का काम करते थे। उनमें से कोई भी नहीं जानता था कि यह इलीगल है, गैर कानूनी है। क्या? कि बच्चों से, लाइक हिम, किस तरह के बच्चों से? जैसे मुकेश था और खूब सारे बच्चे जो उससे मिलते थे लेखिका को, इन बच्चों से कांच की भट्टियों में काम करवाना जो था वो इलीगल था। क्योंकि कांच की भट्टियों में क्या होता है, हाई टेम्परेचर होता है, बहुत ज़्यादा तापमान होता है, बहुत धुआं, बहुत दम घुटने वाला सा माहौल होता है उन भट्टियों के अंदर, और बहुत ही कम हवा होती है, विदाउट एयर होता है लगभग, तो विदाउट लाइट, कोई प्रकाश नहीं होता। और दैट द लॉ इफ एनफोर्स्ड, अगर बच्चों को ऐसा काम करने में एनफोर्स किया जाता है तो जो लॉ है, नियम जो है, कानून जो है, could get him and all those 20,000 children out of the hot furnaces where they slog their daylight hours, तो वो क्या करेगा? अगर कानून को पता चलता है कि वो ऐसा कर रहे हैं तो कानून उसको और उसके जैसे 20,000 बच्चों को उस गर्म भट्टियों से निकाल कर ले जाएंगे, जहां उन्हें पता चलेगा कि ऐसी भट्टियों में उन्हें झोंका जा रहा है बच्चों को, ऑफन लूजिंग द ब्राइटनेस ऑफ देयर आईज, और वो इनमें लगे हुए हैं ऐसे कामों में जहां पर वो अपनी आईज की ब्राइटनेस खो देते हैं। अंधेरों में काम करते हैं तो वो अपनी आंखों की रोशनी भी खो देते हैं। मुकेश आईज बीम एज ही वॉलंटियर्स टू टेक मी होम which he proudly says is being rebuilt. मुकेश की आंखें चमक उठी जब उसे पता चला कि मैं उसके घर जा रही हूँ, मुझे अपने घर ले जाने में। उसके चेहरे पे, उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी, और उसने प्राउड से क्या कहा कि इज बीइंग रीबिल्ट, कि हमारा जो घर है वो फिर से नया बन रहा है। वी वॉक डाउन स्ट्रिंकिंग लेन्स चॉक्ड विद गार्बेज, हम लोग कहाँ से गए? एकदम दबी दबी सी गलियां, भरी भरी कचरे से, भीड़ी भीड़ी सी गलियां जहाँ कचरा ही कचरा था। पास्ट होम्स दैट रिमेन हॉल्स विद क्रम्बलिंग वॉल्स, और ऐसे घरों को पीछे छोड़ते हुए गए हम। मतलब उन गलियों में ऐसे ऐसे घर थे जहाँ पर टूटी फूटी दीवारें, वोबली डोर्स, वोबली मतलब जो हिल रहे होते हैं दरवाजे, की एक धक्का मारेंगे तो टूट जाएंगे। नो विंडोज, कोई खिड़कियां नहीं थी। क्राउडेड विद फैमिलीज ऑफ ह्यूमंस एंड एनिमल्स को एग्जिस्टिंग, को एग्जिस्टिंग होता है साथ साथ रहना। इन अ प्रिमेवल स्टेट, जैसे कि बहुत प्रारंभिक युग में, आदिम युग में, जैसे मनुष्य और ह्यूमन साथ साथ एक ही कमरे में, एक ही घर में रहते थे, एक ही आंगन में इकट्ठे रहते थे, उसी तरह के घर थे जहाँ पर छोटे छोटे घर थे जो कि झोंपड़ियाँ टाइप के थे, और उनमें ह्यूमंस एंड एनिमल्स जो थे वो इकट्ठे ही को एग्जिस्ट थे। ही स्टॉप्स एट द डोर ऑफ वन सच हाउस, वो एक इस तरह के ही एक घर के दरवाजे पर रुका। बैंक्स अ वोबली आयरन डोर विद हिज फुट, अपने पैर से लोहे के दरवाजे को ठोकर मारी। एंड पुशेस इट ओपन, और यह खुल गया, मतलब इसे धक्का मारकर खोल दिया। वी एंटर हाफ बिल्ट शेक, हम एक आधे बने हुए, जैसे छप्पर टाइप का घर होता है वहां पर हम आधे बने हुए ऐसे घर में हम लोगों ने एंटर किया, हमने प्रवेश किया, जो एक आधी बनी हुई झोंपड़ी टाइप की सी थी। शेक होता है हट, है ना।
In one part of it thatched with dead grass. और इसके एक हिस्से में क्या था? सूखी घास जो वहां पर पड़ी थी एक हिस्से में इस घर झोंपड़ी के। और is a firewood stove over which sits a large vessel of sizzling spinach leaves. और क्या था दूसरे में? और एक कोने में उसमें जो चूल्हा लगा हुआ था वहां पर फायरवुड स्टोव था, लकड़ी से जलने वाला जो चूल्हा था वो था, जिस पर क्या रखा हुआ था? एक बड़ा बर्तन रखा हुआ था और उसमें पालक की जो पत्तियां थी वो खटक 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 कर रही थी। जब पालक उबलती है तो ऐसे करती है ना, ऐसे करते हुए वो क्या कर रही थी? उबल रही थी, सिजलिंग कर रही थी। और सिजलिंग मतलब उबलना, सब्जी उबलती है ना ऐसे पानी में। स्पिनच होता है पालक, लीव्स में पालक की पत्तियां। ऑन द ग्राउंड इन लार्ज एल्यूमिनियम प्लेटर्स आर मोर चॉप्ड वेजिटेबल्स। और जमीन पर क्या था? एल्यूमिनियम की जो प्लेट्स थी उनके अंदर सब्जियां कटी हुई पड़ी थी। अ फ्रेल यंग वुमन इज कुकिंग द इवनिंग मील फॉर द होल फैमिली। एक कमजोर सी जवान सी औरत, युवा औरत जो बहुत ही फ्रेल थी, बहुत ही कमजोर थी, वो खाना बना रही थी शाम का पूरी फैमिली के लिए। थ्रू आईज फिल्ड विद स्मोक शी स्माइल्स। और आंखों के अंदर धुआं भरा हुआ था, फिर भी वो मुस्कुरा रही थी। शी इज द वाइफ ऑफ मुकेश एल्डर ब्रदर। वो मुकेश के बड़े भाई की वाइफ थी। नॉट मच ओल्डर इन ईयर्स शी हैज बिगन टू कमांड रेस्पेक्ट एज द बहू। वो ज्यादा बड़ी नहीं थी उम्र में, लेकिन उसे एक बहू की तरह रिस्पेक्ट दिया जा रहा था। द डॉटर इन लॉ ऑफ द हाउस, क्योंकि वो घर की बहू थी। ऑलरेडी इन चार्ज ऑफ 3 men, हर हस्बैंड मुकेश एंड देयर फादर। वो 3 जनों की जिम्मेदारी जो थी, इंचार्ज थी वो, है ना। 3 जनों की जिम्मेदारी उस पर थी खाना खिलाने की। किसकी? उसके हस्बैंड की, मुकेश की और उसके फादर की। When the older man enters, she gently withdraws behind the broken wall and brings her veil closer to her face. और जैसे ही ओल्डर मैन जो है, उनके घर में जो बूढ़ा आदमी है, वो एंटर करता है तो वो धीरे से दीवार के पीछे, टूटी हुई जो दीवार उसके पीछे खिसक जाती है और अपने घूंघट को अपने चेहरे के पास ले आती है। वेल होता है पर्दा, घूंघट। As custom demands, daughters-in-law must veil their faces before male elders. जैसे कि रीति रिवाज होते हैं, परंपरा होती है कि बहुओं को अपने फेसेस पे पर्दा रखना पड़ता है, घूंघट रखना पड़ता है बिफोर मेल एल्डर्स। अगर उनके सामने कोई जेंट्स है ना, बड़े होते हैं तो उनके सामने उन्हें पर्दा रखना पड़ता है। इन दिस केस द एल्डर इज एन impoverished बैंगल मेकर। और जो एल्डर आदमी थे यहाँ जो आए हैं, इट मीन्स मुकेश फादर, वो कौन थे? एक बैंगल मेकर थे। वो भी एक जो है चूड़ी बनाने वाले के रूप में, है ना। डिस्पाइट लॉन्ग years of hard labor, one second, despite long years of hard labor, first as a tailor then a bangle maker, he has failed to renovate a house. अब लंबे वर्षों तक मेहनत करने के बावजूद भी क्या हुआ? पहले तो वो टेलर के रूप में मेहनत करता था, फिर बैंगल मेकर हुआ, मतलब बाद में चूड़ी बनाने लग गया था। फिर भी वो अपने घर को रेनोवेट कराने तक भी फेल रहा था अपनी लाइफ में। सेंड हिज 2 sons टू स्कूल, और अपने 2 बेटों को स्कूल भेजने में भी असफल रहा था। ऑल इट मीन्स वो बहुत ही कम कमाई कर पाता था। उसने पूरी लाइफ में कमाई ढंग से नहीं की, ज्यादा गरीब भी रहा, तो वो अपने दोनों बेटों को भी स्कूल नहीं भेज पाया था। ऑल ही हैज मैनेज्ड टू डू इज टीच देम व्हाट ही नोज, द आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स। सिर्फ वो एक ही चीज मैनेज कर पाया था, वो क्या थी? वो अपने बच्चों को सिर्फ सिखा पाया था चूड़ी बनाना, आर्ट ऑफ मेकिंग बैंगल्स, चूड़ी बनाने की कला, जो कि वो खुद जानता था, बस उतना ही सिखा पाया था। इट इज हिज कर्म, his destiny, says Mukesh's grandmother, who has watched her own husband go blind with the dust from polishing the glass of bangles. मुकेश की जो दादी हैं, उन्होंने क्या कहा कि यह उसका कर्म है, यह उसका भाग्य है। उसकी दादी जो कि अपने हस्बैंड को खो चुकी हैं, उसके हस्बैंड को उन्होंने अंधे होते देखा। कहाँ पर? इस पॉलिश ग्लास ऑफ बैंगल्स को जो पॉलिश करते हैं, जब उसमें डस्ट उड़ती है, जो धुआं उड़ता है, उस धुएं और डस्ट से उसने अपने हस्बैंड को अंधे होते हुए देखा है। कैन अ गॉड गिवन लाइनेज एवर बी ब्रोकन? क्या भगवान द्वारा प्रदत्त यह लाइनेज होती है वंश परंपरा, कि जो हम सदियों से करते आ रहे हैं, हमारे पूर्वज भी यही काम कर रहे थे और हम भी यही कर रहे हैं, क्या ये तोड़ी जा सकती है क्या? शी इम्प्लाइज, तो उसने ऐसा पूछा।
जब ये लेखिका उनके घर पर गई ना, तब उसने ऐसा बात की। Born in the caste of Bengal makers, they have seen nothing but bangles in the house, in the yard. क्योंकि बैंगल मेकर्स की जाति में पैदा होने पर उन्होंने सिर्फ चूड़ियां ही देखी हैं अपने घर में, अपने अहाते में, इन एवरी अदर हाउस, हर दूसरे घर में, एवरी अदर यार्ड, हर दूसरे आंगन में, एवरी स्ट्रीट इन फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद की हर गली में। स्पाइरल्स ऑफ बैंगल्स, सनी गोल्ड, पैडी ग्रीन, रॉयल ब्लू, पिंक, पर्पल, एवरी कलर बोर्न आउट ऑफ द 7 कलर्स ऑफ द रेनबो, lie in mounds in unkempt yards, are piled on four-wheeled handcart, pushed by young men along the narrow lanes of the shanty town. और ये क्या कह रही हैं कि हर घर, हर आंगन में तो थे ही चूड़ियां, हर गली में, और मालाओं के रूप में, मतलब चूड़ियों के जो गुच्छे बने हुए होते हैं, हमने देखे हैं ना ऐसे जब बेचने वाले आते हैं गली में, तब उनके पास में स्पाइरल्स बने होते हैं, माला टाइप के गुच्छे बने हुए होते हैं चूड़ियों के, वो जो बेचने के लिए आते हैं, या बंडल बने हुए बोल सकते हैं हम उन्हें। वो धूप से सुनहरे, धान की तरह हरे, गहरे चमकीले नीले, गुलाबी, बैंगनी, इंद्रधनुष के 7 रंगों से बनने वाले हर रंग के अस्त व्यस्त आंगनों में ढेरों पड़े रहते थे, मतलब हर आंगन में वो ही ढेरों पड़े रहते थे। तथा फिर इनको क्या करते थे, एंड इनको 4 पहियों वाली हाथ गाड़ियां जो होती थी उन पर लाद कर जवान आदमी जो हैं वो झोंपड़ियों वाले कस्बे से तंग गलियों में ले लेकर जाते थे। एंड इन डार्क हटमेंट्स नेक्स्ट टू लाइंस ऑफ फ्लेम्स ऑफ फ्लिकरिंग ऑयल लैम्प्स sit boys and girls with their fathers and mothers welding pieces of colored glass into circle of bangles। और क्या करते थे, और उन अंधेरी झोंपड़पट्टियों में टिमटिमाते तेल के दीपक की जो लो होती थी, उसकी पंक्तियों के आगे लड़के और लड़कियां अपने पेरेंट्स के साथ रंगीन कांच के टुकड़ों की चूड़ियों के गोल गोल घेरे पर जोड़ते हुए वहां बैठे रहते थे। और उनकी आंखें जो थी, हम आगे देखेंगे कि देयर आईज, उनकी जो आंखें थी, आर मोर एडजस्टेड टू द डार्क देन टू द लाइट आउटसाइड। उनकी जो आंखें थी वो रोशनी की बजाय अंधेरे में ज्यादा एडजस्ट कर पाती थी, ज्यादा समायोजित कर पाती थी। दिस इज व्हाई दे ऑफन एंड अप लूजिंग देयर आईसाइट बिफोर दे बिकम एडल्ट्स। और यही कारण था कि वो बड़े होने से पहले पहले ही अपनी आंखों की रोशनी खो देते थे। सविता, a young girl in a drab pink dress, sits alongside an elderly woman soldering pieces of glass। एक छोटी सी लड़की सविता, एक फटी पुरानी सी बोरिंग सी गुलाबी सी फ्रॉक या पोशाक जो भी है, ड्रेस पहने हुए, वहाँ एक बूढ़ी औरत के पास बैठकर कांच के टुकड़ों को जोड़ रही है। जब वहाँ लेखिका गई है तो वो ये सब देख रही हैं, है ना। As her hands move mechanically like the tongs of a machine, I wonder if she knows the sanctity of the bangles she helps make। और उसके जो हाथ हैं किसी मशीन के चिमटे की तरह मैकेनिकली, यंत्रवत चलते हैं। और राइटर क्या कह रही है कि मैं सोचती हूँ कि क्या वह इन चूड़ियों की सैंक्टिटी, मतलब इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती है कि ये चूड़ियाँ किस एम से जो हैं पहनी जाती हैं। क्या इन चूड़ियों की पवित्रता के बारे में जानती हैं छोटी सी लड़की जो भी है, और वो चूड़ियां बना रही है। इट सिंबलाइजेज एन इंडियन वुमेन सुहाग। तो लेखिका क्या बता रही हैं कि यह जो चूड़ियां हैं यह सिंबल है, प्रतीक है इंडियन वुमेन के सुहाग का। ऑस्पिशियसनेस इन मैरिज, और यह शादी के वैवाहिक जीवन का जो है वो शुभ सूचक है। ऑस्पिशियसनेस है, शुभ का प्रतीक है। इट विल dawn on her suddenly one day when her head is draped with a red veil, her hands dyed red with henna and red bangles rolled onto her wrists। और यह बात इसे उस दिन अचानक उसको समझ में आएगी जब उसका सिर जो है वो लाल घूंघट से ढक दिया जाएगा, और उसके हाथों में मेहंदी लगा दी जाएगी, हिना लगा दी जाएगी, जो हम हाथों में लगाते हैं शादी होती है तो, और लाल चूड़ियां जो है उसकी कलाई में पहना दी जाएंगी। तब उसे पता चलेगा कि जो मैं चूड़ियां बना रही थी बचपन से लेकर, उसका मतलब ये है। शी विल देन बिकम ब्राइड लाइक द ओल्ड वुमन बिसाइड हर हु बिकेम one many years ago। She still has bangles on her wrist but no light in her eyes। बिल्कुल उस औरत की तरह वो भी एक ब्राइड बन जाएगी। किस औरत की तरह? जो ओल्ड वुमन उसके पास बैठी है उसकी तरह। वो भी तो बहुत साल पहले दुल्हन बनकर आई थी,
और उसके हाथों में अभी भी चूड़ियां पहनी हुई हैं, लेकिन उसकी आंखों में बिल्कुल भी रोशनी नहीं है। मतलब पूरी उम्र चूड़ियां बना बना कर उसके धुएं से, उसके डस्ट से उसकी भी आंखों की रोशनी जा चुकी है। एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, शी सेज इन अ वॉइस ट्रेन्ड ऑफ जॉय। ऐसी आवाज जिसमें कोई आनंद नहीं रह गया था, ऐसी आवाज में वो बूढ़ी औरत ने क्या बताया कि एक वक्त शेर भर खाना भी नहीं खाया, कि हमने एक वक्त कभी भी पूरी लाइफ में कभी भी एक वक्त भी पेट भरकर खाना नहीं खाया। She has not enjoyed even one full meal in her entire lifetime. That's what she has reaped. और यही वो बताना चाह रही है कि उसने पूरी लाइफ में एक वक्त भी भरपेट भोजन का आनंद नहीं उठाया है। वो बूढ़ी औरत जो उसके पास बैठी है लड़की के पास, वो बता रही है। And her husband, an old man with a flowing beard, says, और उसके हस्बैंड जिनकी लहराती हुई दाढ़ी है, वो क्या कहते हैं? I know nothing except bangles, कि मैं बैंगल्स के अलावा कुछ भी नहीं जानता हूँ। All I have done is make a house for the family to live in. मैंने जो भी पूरी लाइफ में किया है सिर्फ इतना ही कि मैं अपने बच्चों के लिए, घर के लिए जो है घर बना पाया हूँ। Hearing him, one wonders if he has achieved what many have failed in their lifetime. And he has a roof over his head. उसकी बात सुनकर, जैसा कि उसके दादा ने कहा, वो जिसकी लहरा रही थी दाढ़ी, उस बूढ़े ने कहा, उसके बात सुनकर तो कोई भी सोचता है कि क्या उसने वह हासिल कर लिया है जो बहुत से लोगों ने पूरे जीवन में हासिल नहीं किया, यानी कि उसके सिर पर एक छत तो है और बहुत से लोगों ने वो भी हासिल नहीं की है। The cry of not having money to do anything except carry on the business of making bangles, not even enough to eat, rings in every home. अब चूड़ियां बनाने का जो काम को जारी रखने के अलावा उनके पास और पैसा नहीं होने की वजह से और खाना भी पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलने की वजह से दुख की कराहट जो है वो हर घर में ही गूंजती रहती है वहां पर। द यंग मैन इको द लेमेंट ऑफ देयर एल्डर्स, जो युवा लोग हैं वो अपने बुजुर्गों के दर्द को ही प्रतिध्वनित करते हैं। जैसे उनके बुजुर्ग बोलते हैं ना कि हमें क्या करा, हमारे पास कुछ भी नहीं है, तो ऐसे ही उनके युवा लोग भी यही रिपीट करते रहते हैं। लिटिल हैज मूव्ड विद टाइम इट सीम्स इन फिरोजाबाद, और ऐसा लगता है कि फिरोजाबाद में तो समय के साथ कुछ भी नहीं बदला है। Years of mind numbing toil have killed all initiative and the ability to dream. और चेतना को जीरो कर देने वाला वर्षों का जो मेहनत उन्होंने की थी, वर्षों का जो परिश्रम था, है ना, उन्होंने उनके सपने देखने की क्षमता को भी खत्म कर दिया है। Why not organize yourselves into a cooperative? I ask group of young men who have fallen into the vicious circle of middlemen who trapped their fathers and forefathers. अब मैंने कुछ युवकों के एक समूह से पूछा जो कि ऐसे मध्यस्थों के कुछ चक्कर में पड़ गए हैं, मीडिएटर्स के चक्करों में पड़ गए हैं, जिन्होंने उनके पिता और पूर्वजों को जाल में फंसाया था। मैंने उनसे क्या पूछा कि आप खुद की एक सहकारी समिति क्यों नहीं बना लेते हो, है ना? Even if we get organized, we are the ones who will be hauled up by the police, beaten and dragged to jail for doing something illegal, they say. तो उन्होंने क्या कहा कि अगर हम संगठित हो भी जाएंगे, वो क्या कहते हैं कि अगर हम संगठित हो भी जाएंगे तो उनमें कोई भी मतलब उन्हें क्या किया जाएगा, उन्हें ले जाया जाएगा, घसीटा जाएगा, पुलिस भी उनको ही जो है मारेगी, जेल में डाल देगी। और there is no leader among them, no one who could help them see things differently. क्योंकि उनमें कोई भी ऐसा नेता नहीं है, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उन्हें अलग ढंग से देखने में मदद कर सके। Their fathers are as tired as they are. उनके पिता भी, उनके जो फादर्स हैं वो भी उतने ही थके हुए हैं जितने वे स्वयं हैं। They talk endlessly in a spiral that moves from poverty to apathy to greed and to injustice. और वे लगातार इसी प्रकार के सर्कल नुमा ही बात करते रहते हैं कि गरीबी से उदासीनता, उदासीनता से लालच और लालच से अन्याय तक जो है हम बस इतना ही पहुंच जाते हैं। And listening to them, I see two distinct worlds. One of the family caught in a web of poverty burdened by the stigma of caste in which they are born. The other, और उनकी बातें सुनकर राइटर क्या कह रहे हैं कि मुझे दो अलग अलग संसार दिखाई दे रहे हैं। एक तो संसार ऐसे परिवार का जो कि गरीबी के जाल में फंसा हुआ है और अपने जन्म की जाति के कलंक से दबा हुआ है,
and the other a vicious circle of the sahukars, the middlemen, the policemen, the keepers of law, the bureaucrats and the politicians. और जो दूसरा संसार मुझे दिखाई दे रहा है उसमें कौन है? साहूकार, बिचौलिए, पुलिस वाले, कानून को लागू करने वाले, नौकरशाह और राजनेता, इन सारों का एक कुचक्र बना हुआ है। दूसरी तरफ मुझे इनका विसियस सर्कल दिखाई दे रहा है कि इस संसार में जहां पर वो रहते हैं वहां दो तरह के संसार हैं। एक तो कौन सा? जो गरीब हैं, पॉवर्टी में रहते हैं, अपनी फैमिली में जन्म लेने की वजह से उसी में दबे हुए हैं कि उन्होंने चूड़ी वाले घर में जन्म पैदा हुए हैं वो लोग। और दूसरा जो है विसियस सर्कल जिसमें साहूकार, पुलिसमैन, मिडिलमैन आदि हैं। टुगेदर दे हैव इम्पोज्ड द बैगेज ऑन द चाइल्ड दैट ही कैन नॉट पुट डाउन। और दोनों ने मिलकर, टुगेदर मतलब इधर से ये लोग भी चूड़ी बनाने वाले गरीब भी और इधर से ये साहूकार भी, इन दोनों ने मिलकर क्या किया है? इम्पोज कर दिया है, लाद दिया है। क्या? एक बैगेज है ना, बोझ जो है वो लाद दिया है मिलकर बच्चे के ऊपर, जो कि वो नीचे नहीं उतार सकता है अब। बिफोर ही इज अवेयर ही एक्सेप्ट्स इट एज नेचुरली एज हिज फादर, क्योंकि जब तक वो बड़ा होता है तब तक वो इस बात को स्वीकार कर चुका होता है कि उसके पिता ने भी यही काम किया था और उसे भी यही करना है। टू डू एनीथिंग एल्स वुड मीन टू डेयर, और कुछ करना मतलब इस काम को छोड़कर, त्याग कर और कुछ करने का मतलब होगा कि वो कोई चुनौती स्वीकार करनी पड़ती है उन्हें, बहुत बड़ी। बिफोर एंड डेयरिंग इज नॉट पार्ट ऑफ हिज ग्रोइंग अप, और जो ये डेयरिंग है, चुनौती है, यह उसके परिवार में किसी ने भी नहीं की होती, इसलिए ये भी इसको अपनी लाइफ में पार्ट नहीं बनाते हैं, लाइफ का हिस्सा नहीं बनाते हैं कि वो भी इस लाइन से हटकर कुछ कर पाए। And when I sense a flash of it in मुकेश, I am cheered। और जब मैंने, लेखिका क्या कह रही हैं कि जब मुझे मुकेश में इसकी झलक दिखी, किसकी? डेयर करने की, चैलेंज करने की, चुनौती देने की, जब मुझे ये चमक मुकेश के चेहरे पर दिखी तो मुझे बहुत खुशी हुई। I want to be a motor mechanic, he repeats। उसने क्या रिपीट किया कि मैं एक मोटर मैकेनिक बनना चाहता हूँ। He will go to a garage and learn। वो एक गैराज पर जाएगा और सीखेगा। बट द गैराज इज अ लॉन्ग वे फ्रॉम हिज होम, लेकिन गैराज जो था वो उसके घर से बहुत दूर था। आई विल वॉक, ही इंसिस्ट्स। उसने जोर देकर क्या कहा कि मैं वहां पर चला जाऊंगा, पैदल चलकर चला जाऊंगा। डू यू ऑल्सो ड्रीम ऑफ फ्लाइंग अ प्लेन? ही इज सडनली साइलेंट। और मैंने जब पूछा कि क्या तुम एक प्लेन उड़ाने की भी इच्छा करते हो, सपना देखते हो, तो वो बिल्कुल चुप हो गया, एकदम से साइलेंट हो गया, शांत हो गया। नो, ही सेज, स्टेयरिंग एट द ग्राउंड, जमीन पर देखते हुए उसने क्या कहा? नहीं नहीं। In his small murmur there is an embarrassment that has not yet turned into regret। क्योंकि उसकी छोटी सी जो उसने आवाज बुदबुदाई थी उसमें एक शर्मिंदगी का भाव भी दिखाई दे रहा था, जो अभी तक भी पश्चाताप में नहीं बदली थी। मतलब उसे एक शर्म सी आने लगी थी कि उससे ऐसा अगर मैंने पूछा कि आप फ्लाइंग उड़ाने का भी सपना, प्लेन उड़ाने का भी सपना देखते हो क्या? He is content to dream of cars that he sees hurtling down the streets of his town। क्योंकि वह उन कारों के सपने देखने से ही संतुष्ट है जिन्हें वह अपने नगर के रास्तों पर, मार्गों पर तेजी से दौड़ते हुए देखता है। Few airplanes फ्लाई ओवर फिरोजाबाद, क्योंकि फिरोजाबाद के ऊपर से बहुत ही कम वायुयान जो हैं, एयरप्लेन्स जो हैं, उड़ते हैं। और अनीश चुंग ने हमें जो ये कहानी बताई है ये बहुत ही दुख भरी है। परिस्थितियां जो गरीब बच्चों के साथ है, चूड़ी मेकर जो बच्चे हैं, तो हमें इनसे रूबरू करवाया है अनीश चुंग ने। थैंक यू।